फिरोज जी, आपको अमेरिका के विश्वविद्यालयों में हिंदी उर्दू पढ़ाने और सिखाने का प्रोत्साहन कहाँ से मिला? आप हिंदी उर्दू की आवश्यकता पर क्या बोलना चाहेंगे? हिंदी उर्दू का शिक्षण इस देश के लिए क्यों इतना ज़रूरी है? जब मैं अमेरिका आया तो अमेरिका में भी लोगों ने मुझे बहुत समझाया, अरे भाई आप कुछ कोर्सेज कीजिए, यहाँ पर आप फिजिकल थेरेपिस्ट बन जाइए, फोटोग्राफर बन जाइए। तो मैंने कहा फोटोग्राफर और फिजिकल थेरेपिस्ट बन जाऊंगा, लेकिन मुझे क्या मिलेगा, मैं खुश कैसे होऊंगा? और मैं इसी जिद में था कि मुझे हिंदी उर्दू पर कुछ करना चाहिए और मुझे हिंदी उर्दू में ही अपनी जिंदगी तलाश करनी चाहिए। लोगों ने कहा अमेरिका में हिंदी उर्दू पर। तब मेरे दिमाग में उस जमाने में ये जवाब नहीं था जो आज मैं देता हूं कि हिंदी उर्दू दुनिया की नंबर 2 जुबान है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। लेकिन आपको हिंदी उर्दू एक साथ कहना पड़ेगा, क्योंकि स्पोकन तो यानी बोलने में तो दोनों एक ही हैं, सिर्फ थोड़ी सी लिखने में फ़र्क है कि हिंदी जो है देवनागरी में लिखी जाती है, उर्दू नस्तालिक में लिखी जाती है, वरना बोलने में तो यही हिंदी है और यही उर्दू है। तो हिंदी उर्दू जो है वो दूसरी ज़ुबान है पूरी दुनिया की जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। पहले चाइनीज़ मैंड्रीन है, उसके बाद हिंदी उर्दू है, उसके बाद स्पेनिश, उसके बाद अंग्रेज़ी है कहीं जाकर। तो क्यों नहीं इतनी इम्पोर्टेंट ज़ुबान को शान के साथ पढ़ाया जाए? ये सोचकर मैंने ये तय कर लिया कि इस पर ही मैं काम करूंगा, क्योंकि इस पर काम होना बहुत ज़रूरी है। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो उस ज़माने में मैंने सिर्फ यही नहीं कि अपनी पीएचडी के बारे में ही सोच रहा था हिंदी के लिए या उर्दू के लिए, बल्कि मैं ये भी चाह रहा था कि इसका विकास कैसे हो, आगे कैसी बढ़ाई जाए। क्योंकि पीएचडी करके घर में बैठना ज़रूरी नहीं है, बल्कि पीएचडी करके आप अपना जो ज्ञान, जो आपकी नॉलेज है, वो अपने छात्रों में फैलाएं, दुनिया को बताएं। तो इसलिए मैं जगह जगह जाता हूं और पढ़ाता हूं। और इसके अलावा अभी मैं पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान में मैंने अभी 2 कॉन्फ्रेंसेस थी, एक लाहौर में, एक इस्लामाबाद में। वहाँ भी मैंने लोगों को ये बताया कि हम हिंदी उर्दू किस शान से अमेरिका में पढ़ाते हैं और किस तरीके से पढ़ाते हैं। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में कैसे कैसे विद्यार्थी हिंदी उर्दू पढ़ रहे हैं और उससे उनको क्या फ़ायदा होने वाला है? स्टूडेंट्स भी आजकल हिंदी उर्दू सीखना और बोलना चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि ये उनके क्षेत्र से रिलेटेड है, उनके मैदान से, उनकी फील्ड से रिलेटेड है। एंथ्रोपोलॉजी या लेट्स सी हिस्ट्री या रिलीजन वगैरह वगैरह। तो उसमें जो लोग पीएचडी कर रहे हैं, जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं, तो उनको हिंदी उर्दू सीखनी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स के लिए भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया जाता है, तो तब भी बहुत ज़रूरी है। और मैं समझता हूँ ज़रूरी सबसे पहले इसलिए है कि ये हिंदुस्तान की बहुत महत्वपूर्ण भाषा है। सब लोग यही बताते हैं कि हिंदी उर्दू बहुत कठिन भाषा है। आपके अनुसार आजकल के बच्चों को ये ज़ुबान कैसे सिखानी चाहिए ताकि उनकी रुचि इस तरफ बढ़े? नीलाक्षी जी, आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। इस पर तो मैं पूरा एक लेक्चर दे सकता हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट करूँगा। उन लोगों के लिए मुश्किल ज़ुबान है जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज की फैमिली स्पीकर नहीं है। यानी कि जो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है उसमें हिंदी उर्दू भी इसी के अंदर आती है ऑफ कोर्स। तो उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है जितना कि नॉन इंडो यूरोपियन फैमिलीज़ के लिए मुश्किल है, मैं समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि चूँकि अगर एक ही फैमिली की 2 लैंग्वेजेस हैं तो आप उसको बाकायदे रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं अपनी भाषा को, और बार बार आप उससे हवाले ले सकते हैं और साथ साथ उससे आप रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाइनीज़, जापानीज़ या अरबिक या हिब्रू जो सिमेटिक लैंग्वेजेस या साउथ ईस्ट एशिया की लैंग्वेजेस वो और ईस्ट एशिया की लैंग्वेजेस में ज़रा मुश्किल होगा आपके लिए हिंदी उर्दू लर्न करना। और साथ साथ द्रविडियन लैंग्वेजेस जो हैं, यानी जो भारत की जो तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा एटसेट्रा जो लैंग्वेजेस हैं, ये भी इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस नहीं है जैसे आप लोग सब जानते हैं। तो उन लोगों के लिए भी ज़रा मुश्किल है हिंदी भाषा को लर्न करना। मगर अगर आप अंग्रेज़ी जानते हैं तो हिंदी बिल्कुल हलवा है आपके लिए, पीस ऑफ केक।
इसमें कोई शक नहीं है। और आपका एटीट्यूड होना चाहिए लर्न करने का। अगर आप किसी भी भाषा को सीखना चाहते हैं एज एन आउटसाइडर, कि आप बाहर के हैं, आपको ये सीखनी पड़ रही है, तो आप नहीं सीखेंगे। बल्कि आप कहें मुझे इसमें मजा आ रहा है, इसमें मुझे सीखना है, ये मेरी भाषा है, तब आप उसे बहुत अच्छा सीखेंगे। एक बात। दूसरा सवाल है अपने बच्चों को आप कैसे सिखाएं। देखिए भाई, हिंदी उर्दू भाषाएं या हिंदी उर्दू भाषा जो है वो कल्चर अपने साथ लाती है। भाषा के अंदर कल्चर बड़े प्यार से जुड़ा हुआ है। पहले दिन जब हम क्लास में पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को, तो उनको नमस्ते करना सिखाते हैं, और नमस्ते करने के जो आदाब हैं, जो तौर तरीके हैं उसके, वो भी सिखाते हैं कि किस तरह से आप आंख को झुका के कैसे नमस्ते करें, क्योंकि ये हमारा कल्चर है। कल्चर में हम थोड़ा सा झुकते हैं अपने बड़ों के सामने या उनके सामने जिनकी आप इज्जत करते हैं, वो छोटा भी हो सकता है बेशक। एक बात। दूसरी बात ये कि हम जब क्लास में 2 सेंटेंस सिखाते हैं, पहला सिखाते हैं आइए, पधारिए, तशरीफ लाइए, बैठिए। जब ये 4-5 इंपेरेटिव सिखाने के बाद फिर हम कहते हैं खाना खाइए, चाय पीजिए। तो स्टूडेंट्स कहते हैं एकदम से आप कैसे कह सकते हैं खाना खाइए। मैंने कि ये हमारे कल्चर में शामिल है कि जब हमारे घर में कोई आता है तो हम पानी, चाय और खाना ऑफर करते हैं, बिना खाए हुए मुश्किल से जाने देते हैं, चाहे वो उसका कितना पेट भरा हो। ये कल्चर में शामिल है। तो ये इस तरह से सेंटेंस भी हम वही सिखाते हैं। अब सवाल ये कल्चर में और क्या शामिल है। कल्चर पूरा भाषा के सामने चलता है। जब आ आ इ ई उ ऊ ए ए ओ और का खा गा 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 चा 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 ता 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 ता, तो पूरा बाकायदे आप उसकी जो साउंड्स में कल्चर आता है। अच्छा, अब अपने बच्चों को आप कैसे ये कल्चर सिखाएं, क्या करें। आपको बैठ के कल्चर के बारे में बच्चों को खासकर लेक्चर देने की, भाषण देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपना कल्चर जो आपके रिलेशंस हैं अपने हस्बैंड के साथ या अपनी पत्नी के साथ या अपने बहन भाई माँ बाप बच्चों के साथ, उसको बड़े प्यार से कल्चरली घर में उसको लागू रखें। बच्चे पहले से ही इम्प्रेस्ड होंगे। अगर आप आपस में झगड़े कर रहे हैं और ये कर रहे हैं और अंदर से आप अपनी बाहर की भाषाएं, बाहर के कल्चर, बाहर के मुल्कों से इम्प्रेस्ड हैं और वहाँ के कपड़े पहनकर उसको बड़ी फ़ख्र से देखते हैं, अपने कपड़ों को थोड़ा कम देखते हैं या छुपाने की कोशिश करते हैं, या ग्रोसरी स्टोर में ज़ोर से हिंदी बोलने में कतराते हैं, बच्चे सब पता लगा लेते हैं। बच्चों को सारा मालूम है ये माँ बाप हमारे कह कुछ रहे हैं लेकिन कर कुछ रहे हैं। इसलिए अपना प्राइड, अपना फख्र, अपना गर्व जो है वो एम्फसाइज नहीं करें बच्चों पे। वो तो बच्चे चिढ़ जाते हैं उसमें। बच्चे कहते हैं ओके व्हाटएवर इट इज। उसको लागू रखें, एग्जिस्ट रखें, उसको जिंदा रखें अपने बच्चों के चारों तरफ। बच्चे अपने आप ही इम्प्रेस्ड होकर उसमें खुद ही खोते चले जाएंगे। हमने बहुत सी मिसालें देखी हैं, काश मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता। बहुत से बच्चे देखे हैं मैंने, छोटे छोटे बच्चे इतने प्यार से हिंदी उर्दू बोलते हैं, इतने प्यार से पोइट्री समझते हैं, सुनते हैं। मैंने देखा 12, 13, 14 साल का बच्चा नूर जहां के गाने की फरमाइश कर रहा है हमारे गीत बाजार रेडियो स्टेशन पर। जैसे अभी आपने गीत बाजार का जिक्र किया है, क्या आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि गीत बाजार का मकसद क्या है? आप लोग क्यों चलाते हैं? इसके जरिए आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं? चलाते हैं गीत बाजार, एक रेडियो स्टेशन है 88.1 FM एवरी संडे 10 to 12 नून, और WKNC.org से भी आप हमको सुन सकते हैं। गीत बाजार एक देसी प्रोग्राम है, हिंदी उर्दू प्रोग्राम है जो साउथ एशियन रेडियो है। वो हम क्यों चलाते हैं? इसलिए नहीं कि उसमें पैसा बनता है, पैसा तो उसमें बनता नहीं। दिस इज टोटली नॉन प्रॉफिट है, वॉलंटरी बेसिस पर है। इसमें और पैसे की चाहत भी नहीं है इतनी। तो वो इसलिए हम चलाते हैं कि ताकि अपने कल्चर की सेवा कर सकें, अपनी भाषा को हम घरों में, लिविंग रूम्स में पहुंचा सकें। सिर्फ हमारे लिसनर्स साउथ एशियंस ही नहीं हैं, बल्कि साथ साथ नॉन साउथ एशियंस भी हैं। और हमने बहुत से नॉन साउथ एशियंस ऐसे भी देखे हैं जो भाषा नहीं समझ रहे लेकिन नगमे सुनते हैं, गाने सुनते हैं, जो गीत भजन और कव्वालियाँ हम जो सुनाते हैं उसको बड़ा एंजॉय करते हैं। तो इसलिए हमने सोचा हमारी ये मुहिम तो है ही कि हम हिंदी और उर्दू की सेवा कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा करें कि हिंदी उर्दू के बहाने हम ये भी करें। हमें शौक़ भी है थोड़ा सा, और उसमें हम थोड़ा सा कोई
कम्युनिटी को, हर कम्युनिटी में कुछ ना कुछ खामियां और अच्छाइयां होती हैं, तो उसको थोड़ा सा हम मैसेज भी देते हैं, मैसेज देते हैं कि एकता का मैसेज देते हैं। जैसे मैं हमेशा सुनाता हूं कि परिंदे हमसे बेहतर हैं, परिंदे हमसे बेहतर हैं जो सबसे दिल मिला बैठे, और कभी मस्जिद बजा बैठे, कभी मंदिर बजा बैठे। और ऐसे कभी कभी मैं शेर सुनाता हूं कि काबे से गरज है न काशी से वास्ता, काबे से गरज है न काशी से वास्ता, हम ढूंढ न निकले हैं मोहब्बत का रास्ता। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं इस तरह के शेर सुन, या तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन ना मिलेगा। तो गीत बाजार में मेरा मकसद हल हो जाता है, और मैं चाहता हूं कि ये चलता रहे जब तक वो है, जिंदगी है। एडोर इनटू हिंदी और एडोर इनटू उर्दू में कितने चैप्टर्स हैं और उन चैप्टर्स का आधार क्या है? एडोर इनटू हिंदी हमने जो शुरू की, उसमें जॉन कॉर्डवेल जो हमारे कलीग प्रोफेसर हैं यूएनसी चैपल हिल में, उनका भी बहुत योगदान है इसके अंदर, उनका भी वक्त है। लेकिन सबसे बड़ा योगदान जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का है, जिन्होंने हमें तकरीबन $1 मिलियन दिया, और $1 मिलियन $0.5 मिलियन हिंदी के लिए दिया, $0.5 मिलियन उर्दू के लिए। जो ये अडोर इनटू हिंदी जो है वो हिंदी का लिंक है, और दरवाज़ा जो है वो उर्दू के लिए है, वो अडोर इनटू उर्दू के नाम से। सो अडोर इनटू हिंदी जो है या अडोर इनटू उर्दू जो है वो, उसमें ये है कि जो चैप्टर्स होते हैं जो लैंग्वेज पढ़ाने के, उसमें मूवीज़ हमने बनाई हैं, और उस मूवीज़ को हमने ग्रेडेड रखा है ग्रामर के हिसाब से, संज्ञा के हिसाब से, जैसा आप जानते हैं। तो और पूरा व्याकरण पे जोर दिया है इसके अंदर हमने। तो व्याकरण के हिसाब से मूवी बनी है, उसमें गाने भी हैं। चूंकि ये हम साउथ एशियन कल्चर से आ रहे हैं, तो बॉलीवुड तो बहुत इम्पैक्ट डालता है कल्चर पे, तो हमने उसको बॉलीवुड अंदाज से उसकी कहानियां बनाई हैं। हीरो हीरोइन एक दूसरे में बम्प करते हैं, किताबें गिर जाती हैं, फौरन प्यार हो जाता है, और एक गाना होने लगता है, और एक गाना होने लगता है। तो वो गाने भी जो हैं वो उनकी तर्जें हमने बनाई, और धुन भी हमने दी, सब कुछ हुआ, और साथ साथ कुछ मदद भी ली इधर उधर के हिस्सों से। लेकिन साथ साथ उसमें जो वोकैबुलरी जो हमने डाली है वो भी सारी ग्रेडेड है, यानी कि व्याकरण के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से है। तो ये है अडोर इनटू उर्दू या अडोर इनटू हिंदी। ये मुफ्त हैं और ऑनलाइन है। वो सिर्फ जुबान सिखाने के लिए बनाई है, ताकि उसमें सिर्फ यही नहीं कि आप क्लास में ही पढ़ें, अपने आप भी पढ़ सकते हैं। और फिर इसके अलावा प्रोफेसर्स ये नहीं कि सिर्फ किताब लाद के लेके जा रहे हैं या स्टूडेंट्स लेकर आ रहे हैं। ये सारी किताब द बुक ऑन साइबर है, तो कोर्स पैक ऑन साइबर, इसको आप प्रिंट करके ला सकते हैं, प्रिंट आउट करके ला सकते हैं, या साथ साथ आप ऐसी बिना किताब के आ सकते हैं, क्योंकि आपकी किताब तो आपके लैपटॉप में है। आप जब गर्मियों की छुट्टियों में विद्यार्थियों को अमेरिका से भारत और पाकिस्तान लेकर जाते हैं, उस प्रक्रिया के बारे में थोड़ा सा क्या आप हमें बता सकते हैं? स्टडी अब्रॉड भी अब इसमें यह है कि हमने इसको ओपन रखा है, यानी कि सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं अगर जाना चाहें तो वो ही नहीं, बल्कि नॉन स्टूडेंट्स भी जा सकते हैं। इसमें एज लिमिट ज़रूर है कि आपको कॉलेज लेवल की एज आपकी होनी चाहिए। उससे लेकर आप 90 साल 100 साल की भी हो सकते हैं, आप हमारे साथ जा सकते हैं। हमारा गोल होता है भाषा सिखाने का और साथ साथ कल्चर सिखाने का। कल्चर में हम सब मौजूद है, रिलीजन, पॉलिटिक्स, आर्किटेक्चर, हिस्ट्री, और जो पॉपुलर कल्चर बॉलीवुड में आता है सब हम सिखाते हैं। और भाषा में हम सारे लेवल्स भी सिखाते हैं, 101 भी सिखाते हैं, 101 भी सिखाते हैं, 201 भी सिखाते हैं, 301 भी सिखाते हैं, 401 भी सिखाते हैं। इस साल हम 407 भी हम पढ़ा रहे हैं। हमारे साथ मैं होता हूँ, हमारे साथ हमारे जो सहयोगी जो हमारे कलीग हैं जनाब जॉन कॉर्डवेल, वो भी हमारे साथ में होते हैं। एक टीचिंग असिस्टेंट हमको मिलता है, तो हम लोग 3 होते हैं। 20 से 25 स्टूडेंट्स लेके जाते हैं। 6 क्रेडिट कोर्स होता है ये, 7 क्रेडिट कोर्स होता है। 6 वीक्स का प्रोग्राम होता है। हम दिल्ली जाते हैं, आगरा जाते हैं, फतेहपुर सीकरी जाते हैं, हरिद्वार, ऋषिकेश और राजस्थान जाते हैं। कभी कभी हम चेंज करते हैं, तो हम नैनीताल जाते हैं
या मुंबई जाते हैं, गोवा जाते हैं, और अलीगढ़ में हम होम स्टे करते हैं। एक वीक हमारे स्टूडेंट्स घरों में रहते हैं ताकि उनको पता रहे कि गर्मी किसे कहते हैं, बिना एसी के कैसे रहा जाता है, और मच्छर और मक्खी के साथ कैसे रहा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया अफरोज जी। नमस्ते, खुदा हाफिज।